एडवर्स ड्रग रिएक्शन। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे एडीआर को, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को। सबसे पहले देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन जैसे आपकी इडियोसिंक्रेसी, आपका एलर्जी, ठीक है, क्यों होती है, कब होती है, डोज डिपेंडेंट होती है या नहीं होती है, किसे ज्यादा होती है, बच्चे में, बूढ़े में, जवान में, किसको जल्दी होती है और किस रीजन से होती है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन बहुत ही डिटेल स्टडी करेंगे। कैसे बचा जाए, अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो गई है तो उसके लिए फिर क्या स्टेप उठाए जाएं, फिजिशियन को क्या स्टेप उठाने चाहिए, पेशेंट को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, तो वो पूरा एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखेंगे। कब होता है, क्या होता है, क्यों होता है, क्या क्लासिफिकेशन है, वगैरह वगैरह। उसके बाद ड्रग इंटरैक्शन। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ड्रग इंटरैक्शन कि जो ड्रग है वो आपस में कैसे इंटरैक्ट करती है। ये ड्रग ए है, ये ड्रग बी है, तो ये आपस में कैसे इंटरैक्ट करती है और इंटरैक्ट करने के बाद क्या होता है। जैसे मान लीजिए इस बी वाली ड्रग ने ए वाले ड्रग का एक्शन खत्म कर दिया, तो एक्शन कम हो रहा है या एक्शन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा, है ना। या फिर ड्रग इंटरेक्शन होने की वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी आते हैं, इसलिए हमें ड्रग इंटरेक्शन को भी पढ़ना है। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही थ्योरेटिकल, बहुत ही नॉलेजेबल आज का लेक्चर होने वाला है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग इंटरेक्शन, बहुत ही अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे। ये चैप्टर आपको बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर फार्मेसी प्रैक्टिस यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 एडवर्स ड्रग रिएक्शन के नाम से दे रखा है, जहां पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसका क्लासिफिकेशन, जिसमें आता है एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, इडियोसिंक्रेसी, एलर्जी ड्रग रिएक्शन, जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी फॉलोइंग सडन विड्रॉल ऑफ ड्रग। फिर आता है ड्रग इंटरेक्शन, बेनिफिशियल इंटरेक्शन, एडवर्स इंटरेक्शन, फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन, फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। उसके बाद मेथड फॉर डिटेक्टिंग ड्रग इंटरेक्शन। फिर केस रिपोर्ट्स आती है, रिकॉर्ड लिंकेज रिपोर्ट आती है, कोहॉर्ट स्टडी आती है और एडवर्स ड्रग इंटरेक्शन रिपोर्ट एंड मैनेजमेंट आता है। तो आज के लेक्चर में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि लेक्चर जो होगा वो काफी इंटरेस्टिंग होगा और काफी समझने वाला होगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, साथ में देखेंगे बाद में ड्रग इंटरेक्शन। बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर फार्मेसी प्रैक्टिस यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 3। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सर, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अच्छा, बताओ बताओ। अरे रिक्वेस्ट ये है कि पूरे टॉपिक को एक कंक्लूजन के फॉर्मेट में, कहानी के फॉर्मेट में पहले समझा दो, फिर टॉपिक और अच्छा याद होता है। तो चलो पहले मैं कहानी की फॉर्मेट में आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आपके सर में दर्द है, हेडेक है आपको, है ना, आपको फीवर है, आप मेरे पास आए। तो देखो, आप किसी के पास भी जाओ, सबसे पहला वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है पीसीएम दे दो, पैरासिटामोल दे दो, क्योंकि ये एंटीपायरेटिक भी होती है, मतलब बुखार को भी सही कर देगी, और ये एनाल्जेसिक भी होती है, मतलब दर्द को भी सही कर देगी। ठीक है, पर अब मैं यहाँ पर आपके लिए खड़ा हूँ, और अगर आपको मैं पीसीएम प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ तो मैं आपको साइड इफेक्ट बताऊंगा कि अगर आप पीसीएम डेली लोगे, मान लीजिए 10 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, डेली बेसिस पे आप पीसीएम ले रहे हैं, सुबह शाम आप पीसीएम ले रहे हैं आपके सर दर्द के लिए, आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, किसी भी रीजन से आपको सर दर्द होता है और आपकी एक एडेप्टेशन बन चुकी है पीसीएम, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका पैरासिटामोल है वो धीरे धीरे लीवर को खराब करेगा, लीवर में टॉक्सिसिटी करेगा, लीवर के फंक्शन को डैमेज करेगा, लीवर को कमजोर करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हर ड्रग का साइड इफेक्ट होता है, तो लॉन्ग टर्म यूज करने से या ओवरडोज लेने से, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, मैंने आपको बोला कि एक टेबलेट लेना 650 mg की,
और आप लगे जो 5 टेबलेट ले ली, 10 टेबलेट ले ली, चलो आप तो समझदार हो, पर कोई नहीं है समझदार, उन्होंने 5 घंटे के अंदर 4 टेबलेट ले ली, फ्रिक्वेंट इंटरवल में वो आपके पीसीएम को ले रहे हैं कि उनको लगता है कि दर्द जल्दी सही हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, टॉक्सिसिटी आ जाती है और लीवर खराब होता है और भी कई हमारे ऑर्गन पे, जो वाइटल ऑर्गन है उन पे अफेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और अगर मैं कोई भी दवाई ले रहा हूं तो उस दवाई से रिलेटेड कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट मुझे देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर मैं पीसीएम ले रहा हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि पीसीएम के ओवरडोज से और पीसीएम के एडिक्शन से, डेली बेसिस पे उसको लेने से आपको लीवर में प्रॉब्लम होगी। ठीक है सर, ये तो हमें पता लग गया, लीवर टॉक्सिसिटी होगी, अच्छी बात है। पर अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और मैंने आपको दे दिया पेनिसिलिन। सर पेनिसिलिन, हाँ हाँ वही, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलियम नोटेटम, है ना। तो पेनिसिलिन मैंने आपको दे दी। अब पेनिसिलिन जब मैं आपको दूंगा, आप पेनिसिलिन ही क्यों दे रहे हो? जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है ना। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और आपको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में मैं प्रिस्क्राइबर हूँ, जो ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो मैं पेनिसिलिन ही दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि पेनिसिलिन क्या है, एक अच्छी एंटीबायोटिक है। तो उस कंडीशन में मैंने पेनिसिलिन दी। मान लीजिए जो बंदा यहाँ पर खड़ा है इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में पेनिसिलिन मैंने दे दी, क्योंकि मुझे पता है पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। अब यहाँ पर जब मैंने इसको पेनिसिलिन दी तो मुझे कुछ और ही देखने को मिला। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया को मारने के लिए दी, बैक्टीरिया तो मर गया, पर साथ ही साथ यहाँ पर इस बंदे को हेपेटोटॉक्सिसिटी हो गई। अब आप सोचो कि आपको पता था कि पेनिसिलिन देने से हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, लीवर में टॉक्सिसिटी हो जाएगी। क्या 1-2 डोज देने से ऐसा होता है? नहीं होता। तो ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जहां पर पता ही नहीं है कि हम अगर दवाई दे रहे हैं तो क्या रेस्पॉन्स आ गया। ये हजारों में लाखों में एक को होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो जाता है, अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते, हमें पता नहीं होता पहले से कि इस दवाई का ऐसा इफेक्ट भी आ सकता है। तो इस तरह के इफेक्ट को कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन, अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, ठीक है सर, हमें इतना क्लियर हो गया कि जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जिसको हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनकंट्रोल्ड होते हैं, हमारे कंट्रोल में भी नहीं होते और वो आके ही रहते हैं। तो अभी तक हमें ये क्लियर हुआ कि साइड इफेक्ट का मतलब है कि जो प्रिडिक्टेबल हो, जो हमें पहले से पता हो, पर एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मतलब है कि जो अनप्रिडिक्टेबल हो, जिसको हम नहीं बता सकते, अनसर्टेन हो, अनप्लैंड हो, अनप्रिडिक्टेबल हो, एकदम से आ जाए और बहुत ही रेयर आते हैं ये, तो वो होते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अगर मैं आपको बोलूं कि साइड इफेक्ट बेनिफिशियल भी होते हैं, तो आप बोलोगे लगता है सर पागल हो गए हैं, लगता है सर ने ज्यादा पढ़ाई कर ली, साइड इफेक्ट बेनिफिशियल कैसे हो सकते हैं? देखो एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं खड़ा हूं और मुझे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया। ये बैक्टीरिया है, इसका इन्फेक्शन मुझे हो गया, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? सपोज कोई भी एंटीबायोटिक में ले रहा हूं, है ना। अब मुझे ये पता है कि इस एंटीबायोटिक का एक साइड इफेक्ट है, और वो साइड इफेक्ट है कि ये पसीने को कम करता है, जो भी आपकी स्वेटिंग होती है उसको कम करता है। क्लियर? अब मान लीजिए ये जो पेशेंट था जिसको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ था, इसको पसीना बहुत ज्यादा आता है, इसको प्रॉब्लम है, बीमारी है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। तो हमने क्या देखा कि जो इस एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट था, क्या साइड इफेक्ट था एंटीबायोटिक का? कि पसीना कम करना। तो इस पेशेंट के अंदर वो बेनिफिशियल हो गया, क्योंकि इस पेशेंट को पहले से प्रॉब्लम थी पसीना आने की, और हमने जो एंटीबायोटिक दी, सपोज कोई भी एंटीबायोटिक दी, कोई भी दवाई हमने दी, उसका साइड इफेक्ट है कि पसीना वो कम कर रही है, तो उसका साइड इफेक्ट हमारे लिए तो बेनिफिशियल हो गया ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि साइड इफेक्ट समटाइम आर बेनिफिशियल, बट एडवर्स ड्रग रिएक्शन कभी भी बेनिफिशियल नहीं होते, बहुत ही हार्मफुल होते हैं, और ये डेथ भी कर सकते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया? चलो मैं आपको थ्योरी स्टार्ट कर देता हूं एडवर्स ड्रग रिएक्शन की। एडवर्स ड्रग रिएक्शन हार्मफुल होते हैं, नॉट प्लेन्ड होते हैं, रिजल्ट कोज बाय टेकिंग मेडिकेशन। जब भी आप दवाई लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैंने एक दवाई ली, या साथ में कोई कॉम्बिनेशन में दवाई ली, ठीक है, या फिर लंबे टाइम तक कोई दवाई ली, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मुझे एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। और ये मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत ही रेयर इफेक्ट होता है, पता नहीं कब, किस में और कैसे आ जाए। एक सिंगल डोज से भी आ सकता है, ठीक है, लंबे टाइम तक डोज लेने से भी आ सकता है, कॉम्बिनेशन में डोज दो तो भी आ सकता है। यहां पर मैंने लिखा है सिंगल डोज से भी आ सकता है, प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग से भी आ सकता है,
एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग से भी आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है। क्लियर है? अब देखो, साइड इफेक्ट जो होते हैं बेनिफिशियल भी होते हैं, मैंने आपको अभी बताया है ना। और ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है ना, इसको मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं बहुत ही पुराना आदमी हूँ, आत्माराम तुकाराम भिड़े के जमाने का, है ना। और 19 की बात है, 1900 की बात है, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने पढ़ा दिया पहले ही वो। तो 19 की बात है, एक ट्रेजेडी हुई थी जिसका नाम है थैलोडिमाइड ट्रेजेडी। ईयर कंफर्म कर लेना आप, थैलेडोमाइड ट्रेजेडी हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये जो थैलेडोमाइड नाम की ट्रेजेडी हुई थी इसमें हुआ क्या था। तो देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा नींद की प्रॉब्लम है, मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, मेरा सीएनएस हाइपर एक्टिव रहता है, सीएनएस मेरा हाइपर एक्टिव रहता है। तो उस कंडीशन में मेरे सीएनएस को शांत करने के लिए, काम करने के लिए, काम डाउन करने के लिए मुझे लेना पड़ा एक सिडेटिव। और उस टाइम मार्केट में सिडेटिव जो था वो था थैलेडोमाइड। ठीक है, थैलेडोमाइड नाम की जो दवाई थी वो एज अ सिडेटिव काम करती थी, तो मैंने ले ली। ठीक है, मेरा सीएनएस जो हाइपर एक्टिव था वो सही हो गया और मुझे सिडेशन हो गया, मुझे नींद आने लगी, मेरे को अच्छा लगने लग गया। ठीक है, अच्छी बात चल रही है, बढ़िया दवाई है ना। पर क्या हुआ, समय के साथ धीरे धीरे इस थैलेडोमाइड ने अपने काम को अंजाम दिया। कैसे? ये थैलेडोमाइड का एक और एक्शन है कि ये उल्टी आने को प्रिवेंट करता है। जो मॉर्निंग सिकनेस होती है ना प्रेग्नेंट वुमेन में, मॉर्निंग सिकनेस, उसको ये सही करता था। तो महिलाओं ने, प्रेग्नेंट वुमेन ने भी इसको लेना शुरू कर दिया। ये जो प्रेग्नेंट वुमेन है, PW मतलब प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन ने भी इसको लेना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या, जब प्रेग्नेंट वुमेन ने थैलेडोमाइड को लिया तो उस कंडीशन में उनकी जब डिलीवरी हुई, बच्चे जब उनके आए, डिलीवर हुए, पार्चुरेशन जब हुआ, तो डिलीवरी के टाइम पे जो बच्चे वहां पर आए हैं, निकले हैं, पार्चुरेट हुए हैं, उन सभी में लिम्स जो हैं, फोर लिम्स, हैंड लिम्स, ये सारे डिफॉर्मेशन हुए हैं, जिसको बोलते हैं फोकोमेलिया। मतलब कि उनके हाथ फोल्डेड थे, उनके पांव फोल्डेड थे, है ना, प्रॉपर नहीं थे, बिल्कुल प्रॉपर नहीं थे, वो चलने लायक भी नहीं थे, वो हाथ से अपने काम करने लायक भी नहीं थे, किसी को फिंगर्स ही नहीं थी, किसी के हाथ मुड़े हुए थे। तो इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, धीरे धीरे इसके पेशेंट बढ़ते गए, तो फिर इसको बंद किया, थैलेडोमाइड को मार्केट से वापस बुला लिया गया। तो सर ये कहानी क्यों सुनाई? ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि देख लो कितनी भयानक बात है कि अगर कोई दवाई एडवर्स ड्रग रिएक्शन दिखाती है तो क्या क्या हो सकता है। सर ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, पर इससे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। तो इससे बचने के लिए एस्टेब्लिश किया था हमारी गवर्नमेंट ने फार्माको विजिलेंस। फार्माको विजिलेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी दवाई मार्केट में आ भी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि दवाई को मार्केट में आने के लिए प्री क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, NDA एप्लीकेशन, उसके सिडिस्को से अप्रूवल, उसके बाद ड्रग जो है मार्केट में आती है। तो ड्रग जब मार्केट में आ भी जाती है तो भी ये फार्माको विजिलेंस जो है इस पे नजर रखता है। जैसे मान लीजिए मार्केट में ये ड्रग आया और पेशेंट को हमने देना शुरू कर दिया, तो पेशेंट जो है कई सारे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस पेशेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, और अगर प्रॉब्लम आ रही होती है तो फिर इस दवाई को रोक सकते हैं, या फिर उस पेशेंट का हम चेकअप कर सकते हैं कि ओवरडोज तो नहीं हो गया, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इनका मैकेनिज्म अलग तो नहीं है। क्योंकि देखो पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम जो है हर बंदे का अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता ही है, तो किसी किसी में दवाई जो है असर अलग तरीके से कर देती है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन ला देती है। ठीक है, तो फार्माको विजिलेंस एस्टेब्लिश किया गया टू मॉनिटर द ड्रग आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द ड्रग इन द मार्केट, और वी कैन से आफ्टर द मार्केट सर्विलेंस। हमें भी यहाँ पर देखना चाहिए, फार्माको विजिलेंस का मतलब ही यही है कि हमें यहाँ पर देखना चाहिए कि ड्रग का क्या रेस्पॉन्स आ रहा है मार्केट में जाने के बाद। अगर कोई गंदा रेस्पॉन्स है तो वापस बुला लो, और वापस बुलाने को बोलते हैं प्रोडक्ट रिकॉल, और वो बहुत एक्सट्रीम केस में होता है। देखो कितनी सारी एलर्जी हो जाती है, कितनी दिक्कत आती है ना। ये सब आपके क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, और ये काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो फार्माकोविजिलेंस इसलिए एस्टेब्लिश किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, रीजन फॉर एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो सबसे पहले तो आपके डॉक्टर साहब ने आपको बहुत ही ज्यादा दवाई लिख दी गलती से। जैसे मान लीजिए उनको लिखनी थी 350 mg की, पर उनका ध्यान कहीं और था, उनको लड़ाई हो गई थी घर पे, उनकी बीवी से बन नहीं रही थी, तो उन्होंने 650 mg की 12 दिन की लिख दी, जबकि 5 दिन की लिखनी थी। होता है, कभी कभी एब्सेंस ऑफ माइंड होता है, अनकॉन्शियस होता है बंदा।
तो लिख दी, तो ओवर प्रिस्क्रिप्शन की वजह से पेशेंट में दिक्कत आना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जो भी दवाई डॉक्टर साहब ने लिखी वो दवाई काफी ज्यादा पोटेंट थी, काफी ज्यादा एक्टिव थी, मतलब उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी थी, बहुत ज्यादा अच्छे एक्शन वो शो करती थी। तो उस कंडीशन में अगर इतनी अच्छी दवाई को हम बहुत ज्यादा ले लेंगे तो हमारे अंदर के गुड बैक्टीरिया भी मर जाएंगे और हमारे अंदर दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। कहाँ हम पोटेंट एंटीबायोटिक ले रहे थे हमारे गंदे बैक्टीरिया को मारने के लिए, और कहाँ वही पोटेंट एंटीबायोटिक ज्यादा लेने पर हमारी गट के, हमारे इंटेस्टाइन के हेल्दी बैक्टीरिया जो कि डाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो भी मरने लग गए। तो ये भी एक केस बनता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्पेंसिंग एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एरर। डिस्पेंसिंग मतलब डॉक्टर साहब ने ही आपको गलत प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, गलती से दे दिया, ज्यादा अमाउंट में दे दिया, ओवर प्रिस्क्रिप्शन कर दिया। और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आप खुद ही ज्यादा ले रहे हो, खुद ही एडमिनिस्टर करोगे ना। देखो, सेल्फ मेडिकेशन आप ले रहे हो, बार बार ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। जैसे कोरेक सिरप है ना, उसको पीने से शांति सी मिलती है, नींद सी आती है, तो लोगों ने क्या करा, सिरप खोली और पूरी पूरी सिरप ही पीने लग गए, नशे करने लग गए उसके, उसमें अल्कोहल परसेंटेज था। तो ऐसे सेल्फ मेडिकेशन करने लग जाते हैं लोग। जैसे आपके मॉर्फिन है ना, वो पोटेंट एनाल्जेसिक है, पर कहीं ना कहीं वो आपके सीएनएस को शांत करता है, तो उस कंडीशन में उसका भी ओवरडोज करने लग गए। तो यहाँ पर अगर पेशेंट खुद से सेल्फ मेडिकेशन लेके ओवरडोज कर रहा है तो भी प्रॉब्लम है, और अगर डॉक्टर साहब ने गलत लिख दी, ज्यादा दवाइयां लिख दी, तो भी प्रॉब्लम है। दोनों ही कंडीशन में आपको एडवर्स रिएक्शंस आ सकते हैं। ये सबसे पहला रीजन है एडवर्स रिएक्शन आने का, डिस्पेंसिंग एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एरर। उसके बाद है फेलियर टू सेट थेरेपेटिक एंड पॉइंट। देखो, आप बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हो, आपको सब कुछ पता है। आपको पता है कि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन होता है, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन होता है, और आपकी ड्रग जो है इसके बीच में आनी चाहिए। ये आपका प्लाज्मा का अगर मैं ग्राफ देखूं तो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, इसके बीच में आपका ड्रग होना चाहिए। पर अगर मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, नाम से पता लग रहा, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, इससे ज्यादा लोगे तो दिक्कत है। तो अगर दवाई ज्यादा हो गई तो टॉक्सिक इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, और अगर ये टॉक्सिक इफेक्ट आया तो वही एडवर्स इफेक्ट में बनेगा, कन्वर्ट होगा आगे जाके, और ये पोटेंट ड्रग के केस में ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर लिखा है फेलियर टू सेट थेरेपेटिक एंड पॉइंट, मतलब कि ये जो थेरेपेटिक वैल्यू है इसको सेट करने में हम फेल हो चुके हैं, क्योंकि ये अबव निकल चुका है, टॉक्सिक इफेक्ट आ चुका है। तो दूसरा रीजन है फेलियर टू सेट थेरेपेटिक एंड पॉइंट। पहला था डिस्पेंसिंग एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एरर। उसके बाद आता है आपका बायो अवेबिलिटी डिफरेंस। डिफरेंस इन बायो अवेबिलिटी फ्रॉम वेरियस ब्रांड ऑफ डिजॉक्सिन, फिनाइटोइन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हैव रिजल्टेड इन टॉक्सिसिटी इन सम केसेस। देखो, आपको पता है कि अलग अलग ब्रांड की ड्रग्स आती है, जैसे डिजॉक्सिन की अलग है, फिनाइटोइन की अलग है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की अलग है, उनकी बायो अवेबिलिटी अलग अलग आती है। तो बायो अवेबिलिटी के डिफरेंस होने की वजह से भी टॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है बायो अवेबिलिटी के डिफरेंस होने की वजह से। उसके बाद आता है पेशेंट फैक्टर। ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये जो बूढ़े इंसान है और इससे और छोटा बच्चा ले लीजिए, मुझे इमेज नहीं मिला, बहुत ही छोटा बच्चा है ना, तो बहुत ही छोटे बच्चे में और बूढ़े इंसान में एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो अभी लीवर और किडनी बनना शुरू हुए हैं, छोटे बच्चे में, बहुत ही छोटे बच्चे में बता रहा हूँ, और यहाँ पर लीवर और किडनी डैमेज हो चुके हैं। तो इस कंडीशन में एडवर्स ड्रग रिएक्शन किसको होंगे? छोटे बच्चे को और बूढ़े को होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं एडल्ट्स की, तो वो कम ससेप्टेबल होते हैं आपके एडवर्स ड्रग रिएक्शन के लिए, क्योंकि वहां पर किडनी, वहां पर लीवर, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि किडनी और लीवर के खराब होने से कैसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं खड़ा हूं और मैंने पीसीएम ली। अब पीसीएम लेने के बाद क्या होगा? ड्रग रिलीज होगी मेरे बॉडी में और एक्शन देगी, और जब ड्रग का एक्शन खत्म हो जाएगा तब उसको निकालना भी तो पड़ेगा। 650 mg की 650 mg तो ड्रग एक्शन नहीं देगी, बाकी की जो ड्रग है या फिर ड्रग अपना एक्शन देने के बाद जो बची हुई है उसको हमें बॉडी से निकालना पड़ेगा। और बॉडी से निकालने के लिए उस लिपोफिलिक ड्रग को, क्योंकि आपको पता है लिपोफिलिक एक्शन देती है, तो उस लिपोफिलिक ड्रग को हमें हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाइड्रोफिलिक में जब कन्वर्ट हो जाएगी तो यूरिन के थ्रू निकल जाएगी। अब एक बात ध्यान से सुनो कि ये जो आपकी लिपोफिलिक ड्रग है इसको हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करेगा कौन? आपका लीवर। पर लीवर तो आपका खराब है, तो क्या आपका लिपोफिलिक ड्रग हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। और अगर लिपोफिलिक हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या वो एक्सक्रेट आउट होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो लीवर होना तो जरूरी है। अब एक बात बताओ, चलो लीवर है
और आपकी जो लिपोफिलिक ड्रग है वो हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि लीवर में जो एंजाइम है उन्होंने कन्वर्ट कर दिया लिपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक ड्रग में। अब आपकी ड्रग जो है हाइड्रोफिलिक हो चुकी है। अब आप इसको बॉडी से निकाल सकते हो यूरिन के थ्रू। अब यूरिन बनाता कौन है? यूरिन फॉर्मेशन करने का काम होता है किडनी का। अब मान लेते हैं कि किडनी काम नहीं कर रही। अगर किडनी काम नहीं करेगी तो ड्रग चाहे हाइड्रोफिलिक नेचर की हो, ड्रग किडनी में ही जाएगी, और किडनी काम ही नहीं कर रही तो ड्रग यूरिन फॉर्मेशन में जा ही नहीं सकती और बॉडी से निकल ही नहीं सकती। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपने पहले भी बहुत बार पढ़ रखा है कि किडनी जो है यूरिन फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और लीवर जो है ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर लीवर खराब होगा तो आपकी लिपोफिलिक ड्रग जो है हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, और अगर आपका किडनी खराब होगा तो आपकी जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है वो बॉडी से एस्क्रीट आउट नहीं हो पाएगी। तो ये दोनों ही कंडीशन आपको देखने को मिलती है पेशेंट फैक्टर में। पर आपको ध्यान रखना है कि जो बूढ़े होते हैं उनमें तो लीवर किडनी खराब होने लग जाते हैं, और जो बिल्कुल नए बॉर्न बेबी होते हैं वहां पर अभी लीवर किडनी बनना स्टार्ट होते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में लीवर किडनी जो है प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं है। पर अगर बात करूं एडल्ट्स की तो इनमें लीवर और किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग में होती है, इसलिए यहाँ पर एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अब आपको दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एक तो होता है प्रिडिक्टेबल, एक होता है अनप्रिडिक्टेबल। अब ध्यान से सुनना। अब आप बोल रहे हो सर अभी तो आपने बोला था स्टार्टिंग में लेक्चर के कि जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है वो अनप्लान्ड होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, हाईली डेंजरस होता है ना? आपने बोला था अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो वो तो होता है, पर साथ ही साथ प्रिडिक्टेबल भी होता है। अभी तो आपने बोला था सर कि अनप्रिडिक्टेबल होता है, अब आप बोल रहे हो प्रिडिक्टेबल भी होता है। हाँ हाँ, दोनों होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दवाई से रिलेटेड बात चल रही है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैंने बहुत ही ज्यादा दवाइयां ले ली, बहुत ही ज्यादा, तो दिक्कत आएगी, सही ना? पर अगर मैंने एक ही दवाई ली और तो भी मुझे दिक्कत आ रही है तो वो तो अनप्रिडिक्टेबल है भैया, वो तो अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ तो हमें समझ में आता है कि यहाँ बहुत सारी दवाइयां लेके दिक्कत तो आनी है, ओवरडोज होने से दिक्कत तो आनी है। चलो ये तो प्रिडिक्टेबल वाली बात हो गई, ये तो कॉमन सेंस हो गया कि अगर आपने ओवरडोज लिया है तो प्रॉब्लम आएगी। पर एक दवाई लेने से इतनी बड़ी दिक्कत आ गई, लीवर ही खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रिडिक्टेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल में आ गया एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, रिबाउंड इफेक्ट ऑन डिसकंटिन्यूएशन। फिर अनप्रिडिक्टेबल में आ गया आपका एलर्जी रिएक्शन, एनाफाइलैक्सिस, इडियोसिंक्रेसी और जेनेटिकली डिटरमाइन इफेक्ट। ये सारे आपको सिलेबस में दे रखे हैं, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। देखो, एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी किस में आ रही है? एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी जो है आपकी प्रिडिक्टेबल में आ रही है। तो सबसे पहले प्रिडिक्टेबल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर एक्सेसिव, फिर सेकेंडरी, फिर रिबाउंड, फिर अनप्रिडिक्टेबल का इंट्रोडक्शन, फिर एलर्जी, फिर इंडियोसिंक्रेसी और फिर आपका जेनेटिक वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन से। चलो साथ में रीडिंग करते हैं। सम एडवर्स ड्रग रिएक्शन आर नॉट रिलेटेड टू द ड्रग थेरेपेटिक इफेक्ट। कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होते हैं वो ड्रग के थेरेपेटिक इफेक्ट से रिलेटेड नहीं होते। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एस्पिरिन है और एस्पिरिन का काम है एंटी इन्फ्लामेटरी, तो उससे रिलेटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं होंगे। आई रिपीट, सम एडवर्स ड्रग रिएक्शन आर नॉट रिलेटेड टू द ड्रग्स थेरेपेटिक इफेक्ट बट आर यूजुअली प्रिडिक्टेबल। पर हम उन्हें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ड्रग की मैकेनिज्म को देख के। चलो मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे एक एग्जांपल है कि स्टमक में इरिटेशन हो गया और ब्लीडिंग हो गई। क्यों? ये स्टमक में इरिटेशन क्यों हो रहा है, ब्लीडिंग क्यों हो रही है? क्योंकि आपने NSAID का ओवरडोज ले लिया, आपने एस्पिरिन का ओवरडोज ले लिया। तो आपको ये पता लग गया कि NSAID के ओवरडोज से, एस्पिरिन के ओवरडोज से आपको हो गया एडवर्स ड्रग रिएक्शन। और क्या क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ? स्टमक में इरिटेशन होना स्टार्ट हो गया, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया। तो ये एग्जांपल है एडवर्स ड्रग रिएक्शन का, जहां पर आप देख सकते हैं कि एस्पिरिन और NSAID के प्रोलॉन्ग यूज की वजह से स्टमक में इरिटेशन और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई। सबसे पहला आपको दे रखा है एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। नाम से पता लग रहा कि जो आपकी दवाई है उसका एक्शन बहुत ज्यादा हो गया। देखो, एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी आपकी जो दवाई है उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो चुकी है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और आपने ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दवाई ली। डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशन अवेलेबल है मार्केट में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं मेडिकेशन बना देता हूँ कि ये जो मेडिकेशन है ये ब्लड प्रेशर को कम करती है। और मान लीजिए इन बंदे का ब्लड प्रेशर था 160/90। इस बंदे का ब्लड प्रेशर कितना था? 160/90 था। तो हमने ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दवाइयां दी और इसका ब्लड प्रेशर कम हो गया।
120/80 तक आ गया, नॉर्मल रेंज तक आ गया, ये तो बहुत खुशी की बात है। पर अगर इन दवाइयों ने बहुत ज्यादा एक्शन शो कर दिया तो उस कंडीशन में ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर और गिर के कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमें बीपी कम करना था, नॉर्मल रेंज में लाना था, पर इन दवाइयों ने असर ज्यादा कर दिया और बीपी बहुत ही ज्यादा कम हो गया। जैसे मान लीजिए आप बीपी रह गया आपका 90/60, ठीक है, तो बीपी बहुत ही ज्यादा कम हो गया। तो आप देख सकते हैं यहां पर ड्रग ने अपना ओवर एक्शन शो किया। वैसे ही अगर एक और एग्जांपल दूं डायबिटीज के केस में, आपको पता है डायबिटीज के केस में क्या होता है, ग्लूकोज जो है बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में हम ग्लूकोज को कम करने की दवाइयां लेते हैं, है ना। तो ग्लूकोज की कम करने की दवाइयां हम ले रहे हैं, तो इसने ग्लूकोज को कम तो करा पर बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा कम कर दिया, और उसकी वजह से आपको हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट आ गया बॉडी में। तो सोचो कितनी खतरनाक चीजें होती है कि जब ड्रग अपने एक्शन से और ज्यादा एक्शन दे दे। बीपी कम करना था, बहुत ही ज्यादा कम कर दिया। ग्लूकोज कम करना था, बिल्कुल ही ग्लूकोज खत्म कर दिया। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। अब जैसे मान लो और भी एग्जांपल है, इट मोस्टली अकर ड्यू टू सीएनएस डिप्रेसेंट हाइपोग्लाइसेमिक कार्डियो एक्टिव एजेंट। किस किस की वजह से होता है, आपके सीएनएस डिप्रेसेंट के ओवर एक्टिव होने की वजह से। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जैसे मान लीजिए आपका टॉल्बिटामाइड है ना, आपके जो भी एंटी डायबिटिक ड्रग्स आपने पढ़े थे वो सारे ड्रग्स यहाँ पर काम आ सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। फिर आपके कार्डियो एक्टिव एजेंट है, आपके हार्ट से रिलेटेड जो दवाई है, अगर मान लो किसी ने कॉन्ट्रेक्शन करवाना था और उसने बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन करवा दिया तो भी दिक्कत। किसी को रिलैक्सेशन करवाना था पर उसने बहुत ही ज्यादा रिलैक्सेशन करवा दिया तो भी दिक्कत। किसी को ग्लूकोज को कम करवाना था पर बहुत ही ज्यादा ग्लूकोज कम हो गया तो भी दिक्कत। किसी को सीएनएस को डिप्रेस करवाना था पर बहुत ही ज्यादा सीएनएस डिप्रेस हो गया तो कोमा में भी चल जाओगे, तो दिक्कत ही दिक्कत। जैसे यहाँ पे लिखा है ब्रेडिकार्डिया इन पेशेंट रिसीविंग एक्सेसिव डिजोक्सिन। देखो बहुत ज्यादा डिजोक्सिन देने से ब्रेडिकार्डिया हो गया। ब्रेडी मतलब हार्ट बीट स्लो हो गई, एक टेकी होता है जिसमें हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आ गया, मॉर्फिन और बेंजोडाइजेपिन लिया तो एक्शन बहुत ही ज्यादा आ गया जिससे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया। तो आप देख सकते हैं कितने ज्यादा एक्सेसिव इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आपको। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर आता है आपका सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। और ये सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट किस में आएगा, आपके प्रिडिक्टेबल में एक्सेसिव के बाद अब आएगा सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। An adverse drug effect is the pharmacological effect other than the one for which the drug was initially administered। इसको मैं सिंपल करके बताता हूं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं खड़ा हूं और मैंने ये दवाई ली। इस दवाई का मेनली काम है कि ये मेरे बुखार को सही करेगा, ये एक एंटीपायरेटिक है, ठीक है। इस दवाई ने अपना काम कर दिया, पर मुझे क्या पता था कि ये दवाई साथ में एनाल्जेसिक है, एंटीमेटिक है, सीएनएस डिप्रेसेंट है। तो ये जो इसके एडिटिव एक्शन है ना, उसका मेन एक्शन तो उसने कर दिया, उसने मेरे बुखार को सही कर दिया, एंटीपायरेटिक एक्शन तो उसने कर दिया। अब यहाँ पर ये जो दवाई के साथ एडिटिव इफेक्ट मुझे आ रहे हैं, दवाई के जो बाकी के इफेक्ट हैं वो हैं आपके अलग अलग इफेक्ट, तो वो मुझे बॉडी में प्रॉब्लम देंगे फिर। तो नाम क्या है टॉपिक का, देखो ध्यान से सुनो। सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब कि आपके ड्रग का जो प्राइमरी इफेक्ट था, जैसे मान लीजिए मेरी ड्रग थी एंटीबायोटिक तो उसने वो अपना एक्शन तो दे दिया, प्राइमरी इफेक्ट तो दे दिया, पर प्राइमरी इफेक्ट के साथ इस ड्रग में कुछ और एक्शन भी थे जो मेरी बॉडी में जाएंगे, उसको मैं कहूंगा सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर लिखा है पेशेंट रिसीविंग एन एंटीहिस्टामिनिक फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मोशन सिकनेस। ठीक है, आपने मोशन सिकनेस से बचने के लिए एंटीहिस्टामिनिक ड्रग ली पर उसकी वजह से आपको ड्रोजीनेस हो रहा है। तो होना तो नहीं चाहिए पर ये सेकेंडरी इफेक्ट है, ये उस दवाई के साथ आएगा ही आएगा। उसके बाद आता है आपका रीबाउंड इफेक्ट आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने दवाई खाना छोड़ दिया, आप बहुत दिन से एक दवाई खा रहे थे, ठीक है, आप डिपेंडेंट हो चुके थे उस पर, पूरी तरह से डिपेंडेंट थे, और आपने थोड़े दिन तक उस दवाई को छुड़वा दिया, या आपके दोस्तों ने आपको एक रूम में बंद कर दिया कि नहीं ये दवाई नहीं खाने देंगे, इससे आपको दिक्कत होती है, और आप पागल हो जाओगे। लिटरली आप पागल हो जाओगे, आपको चक्कर आने लगेंगे, आपको उल्टी हो जाएगी, आपको पागलपन के दौरे होंगे, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपको बहुत तरह की दिक्कत आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ब्रेन में इसके लिए रिसेप्टर डेवलप हो चुके हैं कि मुझे वो चाहिए। जैसे सिगरेट पीना, अल्कोहल पीना, तो इनके लिए बंदे तड़प जाते हैं, मर जाते हैं, आदत लग जाती है, बहुत भयंकर गंदे लेवल की आदत लगती है, क्योंकि निकोटिन के रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, हाईली एक्टिवेट हो जाते हैं पीने से। सिगरेट पीते हो, स्मोकिंग पीते हो,
तो स्मोकिंग करने से क्या होता है, निकोटीन के रिसेप्टर जो है हाईली डेवलप हो जाते हैं हमारे ब्रेन में, और फिर वहां पर उनको निकोटीन चाहिए ही होता है। तो ये होता है रीबाउंड इफेक्ट आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन, मतलब कि जब आप छोड़ोगे तो आपको दिक्कत आने वाली है। यहाँ पर मैंने लिखा है क्रोनिक का मतलब जैसे लॉन्ग टाइम कंसिस्टेंसी से आप किसी भी ड्रग को ले रहे हो और अगर आप एकदम से उसे छोड़ दोगे तो आपको बहुत तरह के एडवर्स इफेक्ट आने को मिल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल में दूं, क्लोनिडिन। क्लोनिडिन क्या करता है, क्लोनिडिन जो है बीपी को कम करता है। अब मैं क्लोनिडिन जब तक ले रहा था तब तक बीपी कम था, जब तक क्लोनिडिन ले रहा था तब तक बीपी कम था, फिर क्लोनिडिन लिया फिर बीपी कम हो गया। पर मान लीजिए मैंने क्लोनिडिन लेना बंद कर दिया, तो जैसे मैं क्लोनिडिन लेना बंद करूंगा तो उस कंडीशन में ये जो मेरा बीपी कम होता था अब ये बीपी वापस बढ़ने लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने क्लोनिडिन को बंद करा ये बीपी कम होना खत्म हुआ और वापस बढ़ना शुरू हुआ। तो यहाँ पे लिखा है रीबाउंड इफेक्ट, क्योंकि क्लोनिडिन नहीं लिया तो बीपी वापस बढ़ना शुरू हो गया। और भी एग्जांपल है, सडन विड्रॉल ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स causes acute adrenal crisis characterized by weakness hypotension in patient। जैसे ही अगर आप कोर्टिकोस्टेरॉइड लेना छोड़ दोगे तो आपको हाइपोटेंशन हो जाएगा, आप में वीकनेस आना लग जाएगी। ठीक है, ये सारे आपके एक्यूट एड्रिनल क्राइसिस स्टार्ट हो जाएंगे। तो सडन आप किसी को नहीं छोड़ सकते, एकदम से आप किसी को नहीं छोड़ सकते। क्या बोल रहे हो सर, मेरी वाली तो एकदम से छोड़ के चली गई थी। हाँ तो फिर उसके विड्रॉल इफेक्ट आ रहे हैं ना, आप पढ़ाई में लग गए, आपका मन लगने लग गया है ना। चलो नेक्स्ट है आपके अनप्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल वाले सारे खत्म हो गए। प्रिडिक्टेबल में हमने कितने देखे, 3 देखे। रिबाउंड इफेक्ट देखा, उससे पहले सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, और उससे पहले हमने देखा एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ये तीनों आते हैं आपके प्रिडिक्टेबल में। अब हम देखने वाले हैं अनप्रिडिक्टेबल। तो अनप्रिडिक्टेबल में सबसे पहला है आपका एलर्जी। देखो नाम से पता लग रहा अनप्रिडिक्टेबल। दिस टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज लार्जली अनप्रिडिक्टेबल। जैसे कि मैंने आपको बोला अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, सडन आते हैं, जिसका कोई भी प्रिडिक्शन हम नहीं लगा सकते। जैसे कि आपका अगर मैं बात करूं अनप्रिडिक्टेबल के एग्जाम्पल की, तो रैशेज हो गए, जॉन्डिस हो गया, वाइट ब्लड सेल का काउंट डिक्रीज हो गया, ठीक है, किडनी डैमेज हो गई, आपको नर्व इंजरी हो गई, आपका विजन खराब हो गया, आपको हियरिंग खराब हो गई। तो ये सारी प्रॉब्लम क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आती है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, एग्जाम्पल ऑफ सच एडवर्स ड्रग रिएक्शन इंक्लूडेड रैशेस, जॉन्डिस, एनीमिया एंड डिक्रीज इन द वाइट ब्लड सेल, किडनी खराब, नर्व इंजरी एंड इम्पेयर विजन एंड इम्पेयर हियरिंग। नाम से पता लग रहा अनप्रिडिक्टेबल का मतलब है जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है एलर्जी ड्रग रिएक्शन। देखो लाइन से लाइन पढ़ते हैं। एलर्जी इज एन एडवर्स रेस्पॉन्स टू ए फॉरेन सब्सटेंस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो एलर्जी आपने पढ़ा है कि फॉरेन पार्टिकल, एलर्जन अगर आपकी बॉडी में आते हैं तो आपको एकदम सडन छींक आती है, वो एलर्जी होती है ना। तो एक तो वो एलर्जी है, एक दूसरी एलर्जी क्या होती है, आपको इस तरह से रैशेस वगैरह होने लग गए, दवाई का असर खराब हो गया है ना, तो वो भी एक तरह की एलर्जी है। तो एलर्जी इज एन एडवर्स रेस्पॉन्स टू ए फॉरेन सब्सटेंस। फॉरेन सब्सटेंस यहाँ पर ड्रग को कहा गया है। हमारी बॉडी के लिए ये ड्रग क्या है, एक फॉरेन सब्सटेंस ही तो है। तो एलर्जी इज एन एडवर्स रेस्पॉन्स टू ए फॉरेन सब्सटेंस रिजल्टिंग फ्रॉम ए प्रीवियस एक्सपोजर टू डेड सब्सटेंस। देखो अगर प्रीवियस एक्सपोजर है तो जल्दी से रिएक्शन आएगा, और अगर पहली बार है तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। जैसे अगर फॉरेन पार्टिकल की बात करूं, फॉरेन पार्टिकल अगर आपकी बॉडी में जाते हैं तो पहली बार में तो थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स आता है, क्योंकि हमारी इम्यून सेल एक्टिवेट होती है, फिर उनको एक्शन देती है। पर अगर वही फॉरेन पार्टिकल डबल हमारी बॉडी में आते हैं तो इस बार हमारी इम्यून सेल तैयार होती है। हम बोलते हैं इम्यूनिटी को एनामेस्टिक रेस्पॉन्स, मतलब उसको याददाश्त रहती है कि ये पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है। ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन एक्सपोज टू द ड्रग एग्जिबिट एलर्जिक रिएक्शन। बहुत ही कम पॉपुलेशन में होता है। मैंने आपको पहले बोल दिया कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो कि अनप्रिडिक्टेबल होते हैं बहुत ही कम और रेयर लोगों में होते हैं। उसके बाद आता है आपका इडियोसिंक्रेसी। द टर्म इडियोसिंक्रेसी हैज लॉन्ग बीन यूज्ड टू डिनोट बोथ क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली एबनॉर्मल ड्रग रेस्पॉन्स। अगर ड्रग का रेस्पॉन्स एबनॉर्मल है, क्वांटिटेटिवली क्वालिटेटिवली अगर ड्रग का रेस्पॉन्स एबनॉर्मल है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इडियोसिंक्रेसी। जैसे आपको मैंने जो ट्रेजेडी बताई थी, थैलेडोमाइड ट्रेजेडी, वो इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे भी रखा है, देखो फोकोमेलिया
थैलेडोमाइड ट्रेजेडी में हुआ था ना, फोकोमेलिया, बच्चे के लिम्स जो है डिफॉर्म हो गए थे। उसके बाद आपको यहाँ पर और अच्छे से समझा रखा है इडियोसिंक्रेसी को। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक महिला है और उस महिला ने पहली बार पेनिसिलिन लिया तो उसको हेपेटाइटिस हो गया, लीवर में इन्फ्लामेशन हो गया। बताओ, तो पेनिसिलिन लेने की वजह से हेपेटाइटिस हो रहा है, लीवर में इन्फ्लामेशन हो रहा है, ये तो कोई बात नहीं होती, क्योंकि पेनिसिलिन का काम है एंटीबायोटिक, वो एंटीबायोटिक का रोल प्ले करती। पर यहाँ पे क्या हो गया, इडियोसिंक्रेसी हो गई कि इस महिला को, ये जो 35 साल की महिला है, इसको क्या दिक्कत आ गई, पेनिसिलिन लेने से इसके हेपेटोटॉक्सिसिटी हो गई और वीकेंड से हेपेटाइटिस हो गया, जहां पर लीवर में इन्फ्लामेशन हो गया। अब in this case the patient reaction to penicillin is idiosyncratic because it is unusual reaction। जैसा कि आप जानते हैं, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते थे, ये तो एक अनयूजुअल एक्शन हुआ, क्योंकि हेपेटाइटिस इज नॉट ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का साइड इफेक्ट है ही नहीं हेपेटाइटिस, तो फिर हेपेटाइटिस कैसे हो गया? ठीक है, इसी को तो कहते हैं आपका अनप्रिडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इट इज नॉट डोज रिलेटेड, ऐसा तो है नहीं कि ज्यादा डोज दे दोगे तो हो जाएगा, तब भी नहीं हो रहा। तो देखो, पेनिसिलिन देने से आपके लीवर में इन्फ्लामेशन तो हो ही नहीं सकता, पेनिसिलिन का डोज बढ़ाने से, पेनिसिलिन को नॉर्मल देने से, पेनिसिलिन के साइड इफेक्ट में भी नहीं आता, तो फिर लीवर में इन्फ्लामेशन हुआ तो कैसे हुआ? वही अनप्रिडिक्टेबल है, वही एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। इट इज नॉट प्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल, रेयर, बहुत ही कम देखने को मिलता है। क्लियर? बहुत लिख सकते हो आप यहाँ पर, वो भी लिख सकते हो आपका थैलेडोमाइड ट्रेजेडी, फिर आप ये एग्जांपल भी दे सकते हो, तो बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा। उसके बाद है आपका जेनेटिकली डिटरमाइन इफेक्ट। अब देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं खड़ा हूं और मेरे अंदर एक एंजाइम की कमी है। सर कैसे कम हो गया एंजाइम? अरे बाय बर्थ पैदा हुआ था ना, जब से कमी है। तो मेरे अंदर एक एंजाइम की कमी है जिसका नाम है सूडोकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूं, मैंने लिखा भी हुआ है कि सूडोकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो है नेगेटिव, मतलब मेरे अंदर इसकी डेफिशिएंसी है, मेरे अंदर इसकी कमी है, मेरे अंदर ये एंजाइम नहीं है। तो उस कंडीशन में जब मेरी बॉडी में सूडोकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर मसल रिलैक्सेंट को, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, सक्सिनाइल कोलिन, सक्सिनाइल कोलिन जो होता है एक मसल रिलैक्सेंट होता है, तो मेरी बॉडी में जब इस एंजाइम की कमी रहेगी तो मैं इस सक्सिनाइल कोलिन को, जो कि एक मसल रिलैक्सेंट है, इसको मैं मेटाबोलाइज नहीं कर पाऊंगा। ध्यान रखिएगा, अगर मेरी बॉडी में सूडोकोलिनेस्ट्रेज की कमी है तो मेरी बॉडी जो है मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगी सक्सिनाइल कोलिन को, और जब ये मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा तो सक्सिनाइल कोलिन मेरे बॉडी में बढ़ता जाएगा, जो कि एक मसल रिलैक्सेंट है। और अगर सक्सिनाइल कोलिन मेरी बॉडी में बढ़ता गया तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी होगी, और हो सकता है पैरालिसिस भी हो जाए, हो सकता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी आए, कई तरह की प्रॉब्लम आती है। तो ये हो गया जेनेटिकली डिटरमाइंड इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक्स से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि यहाँ पर बचपन से ही मेरे अंदर सूडोकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है टॉक्सिसिटी फॉलोइंग सडन विड्रॉल ऑफ ड्रग। अब नाम से पता लग रहा, सडन विड्रॉल ऑफ ड्रग। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको रोज सिगरेट पीने की आदत है, आपसे 10 साल से सिगरेट पी रहे हैं, और मैंने आपको एकदम सिगरेट देना बंद कर दी, आप पागल हो जाएंगे, आपको उल्टी होगी, आपको दस्त लग जाएगी, आपको पागलपन हो जाएंगे, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको नींद नहीं आएगी, आप सिर पकड़ोगे, आप खुद को नोचोगे, आप पागल हो जाओगे, आपका मेंटल पीस हिल जाएगा, आपको जल्दी गुस्सा आने लग जाएगा, बहुत तरह की चीजें होने लग जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपसे सडन विड्रॉल कर लिया ड्रग्स को। जो निकोटिन आप पिछले 10 साल से ले रहे हो, आपको एडिक्शन लग चुका है, उस निकोटिन को मैंने एकदम से बंद कर दिया, तो उस कंडीशन में तो पागलपन होना स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि आपका ट्रेमलिंग, ट्रेमर्स, हाथ पांव धूजने लग जाते हैं, मसल पेन होना स्टार्ट हो जाता है, आपको भूख लगने लग जाती है, या भूख गायब ही हो जाती है, या तो बहुत तेज भूख लगेगी या बिल्कुल ही भूख बंद हो जाएगी, आपको थकान जल्दी आ जाएगी, आपको पसीना बहुत आएगा, आपको इरिटेशन होगी, आपको एंजाइटी होगी, आपको डिप्रेशन होगा, वापस एंजाइटी लिखा है, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, कंफ्यूजन होगा, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, और आपको थॉट प्रोसेस भी खराब हो जाएगा। ठीक है, पैरानोया मतलब जो आपका थॉट प्रोसेस है ना, वो भी अफेक्ट हो जाएगा, और आपको सीजर्स आएंगे, मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे, सीजर झटके आने लग जाएंगे, हाथ पांव धूजने लग जाएंगे, आप पागल होने लग जाओगे, अगर मैंने आपसे सडन विड्रॉल कर लिया आपके ड्रग को तो। अब ऐसी कौन कौन सी ड्रग है? जैसे एंटी डिप्रेसेंट हो गया, बार्बिचुरेट्स हो गया, कैनबिस हो गया, डिप्रेसेंट हो गया, हेलुसिनोजन हो गए, इनहेलेंट्स हो गए, ओपियोइड्स हो गए, ये सारे जो हैं एडिक्शन वाले ड्रग्स हैं। अल्कोहल हो गया आपका,
अब जो पीता है उसको पीना ही है। अगर उसने अल्कोहल को छोड़ा तो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स होंगे। अल्कोहल विड्रॉ मतलब कि अल्कोहल को छोड़ने वाले सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर अगर कोई बंदा 10 साल से अल्कोहल पी रहा है और उसको मैं बोलूं कि नहीं भैया आज आपका अल्कोहल बंद है, तो वो तो पागल हो जाएगा। जिसको रोज पीना है वो रोज पिएगा, है ना। तो अगर एकदम से अल्कोहल में बंद कर दूंगा तो हो सकता है उसको हैंगओवर हो, रात को पसीने आए, हाथ पांव दूधना शुरू हो जाए, नींद ना आए या बहुत ही अच्छी नींद आए। मतलब अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, पेशेंट पे डिपेंड करता है। किसी को भूख लगती है, किसी को भूख नहीं लग सकती, किसी को चिड़चिड़ापन होता है, किसी को पागलपन हो जाता है, किसी को गुस्सा जल्दी आता है, कोई बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो जाता है। तो अपनी अपनी सिम्टम्स है बॉडी के अकॉर्डिंग। आपको बहुत ज्यादा याद आ गई कि चलो आज चलो शाम को बैठते हैं यार, क्रेविंग होगी आपको बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर हीरोइन, कौन सी? अरे हीरोइन ड्रग है ना, वो क्या करती है, डोपामिन रिलीज करती है आपकी बॉडी में। तो आपको अच्छा लगता है तो आप तो रोज ही हीरोइन के पास, मतलब इस ड्रग के पास जाना शुरू कर दिया, डोपामिन रिलीज करना शुरू कर दिया और आपको अच्छा लगना शुरू हो गया। अगर मैं एक दिन हीरोइन बंद कर दूं तो आपका डोपामिन रिलीज बंद हो जाएगा और आप पागल हो जाओगे बिल्कुल। आपके ट्रेमर, सीजर, वॉमिटिंग, नोजिया, हेडेक, मतलब आपको क्या नहीं होगा, आप पागल हो जाओगे। तो किसी की भी आदत नहीं डालनी, चाहे वो हीरोइन ही क्यों ना हो। फिर समझ रहे हो ना? हाँ, चलो फिर बेंजोडाइजेपिन की बात करते हैं। बेंजोडाइजेपिन क्या करता है? सीएनएस को डिप्रेस करता है, सीएनएस को शांत करता है, सीएनएस को काम डाउन करता है। कैसे करता है? गाबा की एक्टिविटी बढ़ाकर। गाबा क्या होता है? गाबा आपका एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, मतलब कि जो इनहिबिशन करता है, हाईली एक्टिव नहीं होने देता किसी भी चीज को। तो गाबा के रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, गाबा वहां पे बाइंड होता है, तो आपका सीएनएस जो है डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, गाबा की एक्टिविटी बढ़ने की वजह से सीएनएस डिप्रेस हो जाता है। पर अगर आपका बेंजोडाइजेपिन में छुड़ा दूं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसका ओवरडोज करने से भी प्रॉब्लम आएगी, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो ऐसी दवाइयों से बचे जिनका एडिक्शन लग सकता है। नहीं तो फिर आप देखिए सिम्टम्स कैसे आएंगे आपको, एक्ने होगा, है ना, आपको डिटेचमेंट होगा फ्रॉम रियलिटी, आप बिल्कुल ही अलग चल जाओगे, आपको लगेगा कि यहाँ पर कुछ है जबकि वहां पर कुछ नहीं होगा, डिल्यूजन होगे, भ्रम होगा आपको, एंजाइटी होगी, पैनिक अटैक आएंगे, डिप्रेशन होगा, मसल स्पाज्म होगा, इंसोम्निया होगा, नोजिया होगा, सीजर्स होंगे। सीजर्स भी कौन सा? ग्रैंड मेल सीजर्स होंगे। अलग अलग तरह के सीजर्स होते हैं ना, क्लोनिक, एक्लोनिक, मायोक्लोनिक, अलग अलग तरह के सीजर्स होते हैं। एबनॉर्मल बॉडी सेंसेशन होंगे कि मेरे पे बॉडी पे कुछ चल रहा है ना, ये देखो एबनॉर्मल बॉडी सेंसेशंस होंगे। तो अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। हालांकि इन सब से आपका कभी काम ना पड़े तो बहुत ही बढ़िया। फिर है कोकेन। अब इससे मुझे बॉडीगार्ड मूवी है शायद, हाँ कोकेन। किसी को कमेंट में याद हो बॉडीगार्ड मूवी में कोकेन कहाँ यूज हुआ था तो बता देना। कोकेन अगर आप एकदम बंद कर दोगे तो डिप्रेशन, एंजाइटी, एजिटेशन, रेस्टलेसनेस, फैटिक, डिस्कम्फर्ट, इनक्रीज एपिटाइट, स्लो एक्टिविटी, विविड अनप्लेजेंट ड्रीम, ड्रग क्रेविंग, ये सब आपको देखने को मिलेगा। निकोटिन सेम, वही सिगरेट वाली बातें। छोड़ोगे तो क्या होगा? कफिंग, शॉर्ट टेम्पर, क्रेविंग, एंजाइटी, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब और वेट गेन शुरू। इसका मतलब ये नहीं कि कोई पतला है तो सिगरेट छोड़ के वेट गेन हो जाएगा, एक सिम्टम है। अब आता है ड्रग इंटरेक्शन। देखो टॉपिक को नाम से समझते हैं, ड्रग इंटरेक्शन मतलब कि एक ये ड्रग है जिसका नाम है ए और ये दूसरी ड्रग है जिसका नाम है बी। अब इनमें हो रहा है इंटरेक्शन। अगर किसी पेशेंट ने इन ड्रग्स को साथ में ले लिया, ए ड्रग को भी ले लिया, बी ड्रग को भी ले लिया, तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि ये ए और बी ड्रग आपस में मिलके बहुत ही अच्छा एक्शन दे। हो सकता है कि ये जो ए और बी ड्रग है ये एक दूसरे के एक्शन को कम कर दें। हो सकता है कि ये बी वाला ए को कम कर दे या ए वाला बी को कम कर दे, या ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों दवाइयां मिलकर एडवर्स ड्रग रिएक्शन दिखाए। तो जो कॉम्बिनेशन में आप दवाइयां लेते हैं उनको अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो करे, है ना। तो चेक करना आपका फर्ज होता है। देखो, या तो ड्रग का एक्शन डिक्रीज हो सकता है, या ड्रग का एक्शन इंक्रीज हो सकता है, या फिर एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। अब यहाँ पर भी दो तरह से होता है, एक तो फार्माकोकाइनेटिक होता है, एक फार्माकोडायनेमिक होता है। जो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन है ना, आई रिपीट, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन की, ये जो ड्रग इंटरेक्शन है ये हो कैसे रहा है? तो एक तो फार्माकोकाइनेटिक होता है, फार्माकोडायनेमिक होता है। आपको पता है फार्माकोकाइनेटिक में आता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। अब देखो, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं खड़ा हूं और हम पढ़ रहे हैं ड्रग इंटरेक्शन, जो कि दो तरह से होता है, काइनेटिक और डायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक। हम पहले काइनेटिक को उठाते हैं। जब मैं काइनेटिक की बात करता हूँ
तो फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। अब 2 दवाई मैंने ऐसी ले ली जिसकी वजह से मेरे दवाई का एब्जॉर्प्शन घट गया या फिर मेरा दवाई एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। तो कई सारे रीज़न होते हैं एब्जॉर्प्शन कम होने के। जैसे ड्रग में इंटरेक्शन हो गया तो एब्जॉर्प्शन या तो कम हो गया या बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, या एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो हो गया। और अगर ड्रग का एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होगा तो एक्शन बिल्कुल नहीं आएगा। ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा तो एक्शन भी स्लो आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रग इंटरेक्शन कितना खतरनाक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ड्रग के इंटरेक्शन होने की वजह से ड्रग डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पा रही, और ड्रग का इंटरेक्शन होने की वजह से मेटाबॉलिज्म बढ़ गया या कम हो गया। देखो, अगर ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में ड्रग एक्शन नहीं दे पाएगी क्योंकि ड्रग तो सारी मेटाबोलाइज हो गई। अगर ड्रग का मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाता है तो ड्रग का एक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ड्रग की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कि हर चीज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आप देख सकते हैं कि ड्रग इंटरेक्शन कितना खतरनाक हो गया। एब्जॉर्प्शन नहीं होने दे रहा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने दे रहा, मेटाबॉलिज्म नहीं होने दे रहा, और एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो चलो वन बाय वन देखते हैं ये फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर में, जहां पर हम देख सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन जो है ड्रग का, वो अल्टर होता है ड्रग इंटरेक्शन होने की वजह से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग कैसे अफेक्ट होता है ड्रग इंटरेक्शन से। अगर ड्रग आपस में इंटरेक्ट कर रही है तो उससे ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहला है जीआईटी में अल्टरेशन। जीआईटी में अल्टरेशन का मतलब होता है कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन में चेंज आना। क्योंकि जीआईटी का अल्टर होना, इसका सीधा सा मतलब है कि आपके ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट आना। क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अब पहले जैसा नहीं रहा तो क्या ड्रग पहले की तरह एब्जॉर्ब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। या तो ड्रग बिल्कुल ही एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, या ड्रग थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब हो रहा है, या ड्रग हो रहा है एब्जॉर्ब पर धीरे धीरे हो रहा है। तो 3 कंडीशन बन सकती है, या तो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, या धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहा है, पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है पर धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहा है, या फिर ड्रग जो है थोड़ा ही एब्जॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा है रिड्यूस द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब। अगर ड्रग जो है सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी तो क्या थेरेपेटिक एक्शन, बायोअवेबिलिटी सही से आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। तो यही लिखा है रिड्यूस द थेरेपेटिक एक्टिविटी ऑफ द ड्रग। और अगर धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो धीरे धीरे एक्शन आएगा। समटाइम्स देयर इज डिलेड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन इज प्रोलॉन्ग। एक्शन बहुत ही लंबे टाइम बाद आएगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन ही गिर चुका है, धीरे धीरे हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है ड्रग इंटरेक्शन की वजह से। उसके बाद आता है अल्टरेशन ऑफ पीएच। सेकंड पॉइंट है आपका अल्टरेशन ऑफ पीएच। आपको पता है कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो इजिली परमिएट हो जाती है, इजिली एब्जॉर्ब हो जाती है, इजिली अपना एक्शन शो कर सकती है। तो जो नॉन आयनाइज्ड है, और वी कैन से लिपिड सॉल्युबल है, लिपोफिलिक को आप क्या कहोगे? लिपिड सॉल्युबल। और क्या कहोगे? नॉन आयनाइज्ड। आई रिपीट, नॉन आयनाइज्ड कह सकते हैं, लिपिड सॉल्युबल कह सकते हैं। तो जो आपकी लिपोफिलिक ड्रग है, जो आपका लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, जो आपकी नॉन आयनाइज्ड ड्रग है, वो रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है। हमेशा ध्यान रखना, लिपोफिलिक जो है जल्दी एब्जॉर्ब होगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक एब्जॉर्ब नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन बनी है वो फॉस्फोलिपिड की बनी है, तो वो उसी वाले नेचर के मॉलिक्यूल को अंदर ले लेती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो एसिडिक ड्रग है वो आपके स्टमक में एब्जॉर्ब होता है, और जो बेसिक ड्रग है वो आगे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन का मीडियम जो है बेसिक होता है और आपके स्टमक का मीडियम एसिडिक होता है। इसलिए एसिडिक ड्रग तो एसिडिक मीडियम में ही एब्जॉर्ब होगा, और जो बेसिक ड्रग होगा वो आगे जाके इंटेस्टाइन के मीडियम में एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्सेशन एंड एड्सॉर्प्शन। देखो यहाँ पर ये जो बताया ना मैंने एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन अफेक्ट हो जाता है किसकी वजह से? ड्रग इंटरेक्शन की वजह से। उसके बाद आता है आपका कॉम्प्लेक्सेशन एंड एड्सॉर्प्शन। अब देखो क्या होता है, जैसे आपकी ड्रग है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन एक तरह की एंटीबायोटिक है, उसको अपना काम करना है, करने दो। पर अगर टेट्रासाइक्लिन जुड़ जाता है आपके आयरन से, एल्यूमिनियम से, मैग्नीशियम से, कैल्शियम से, तो वो काम नहीं कर पाता। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स बन गया, इसलिए कॉम्प्लेक्सेशन। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपके टेट्रासाइक्लिन और आपके जीआईटी में जो आयन प्रेजेंट है, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके बीच में बनता है। ठीक है। फिर आपकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी चेंजेस। एक बात ध्यान रखना कि अगर आपका गैस्ट्रिक मोटिलिटी, मतलब ये जैसे मान लीजिए स्टमक है, आगे आपका इंटेस्टाइन है, तो अगर ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी, इनमें जो मूवमेंट होती है, इनकी जो मोटिलिटी होती है, अगर वो एबनॉर्मल हो गई तो उस कंडीशन में गैस्ट्रिक एम्पटी टाइम जो है कम हो जाएगा। अब ये सर ये सब क्या है? तो मैं बताता हूँ।
जैसे मान लीजिए आपने कैथार्टिक लिया, क्या लिया, आप यहाँ पे खड़े हैं और आपने कैथार्टिक लिया। जैसे ही आपने कैथार्टिक लिया, आपकी ये जो गैस्ट्रिक मोबिलिटी है ये अल्टर हो गई, यहाँ से मूवमेंट जल्दी जल्दी होना स्टार्ट हो गया। अब अगर इसकी मूवमेंट बढ़ गई है तो स्टमक में जो भी आपका फूड वगैरह प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए आपकी स्टमक है ना, सपोज ये आपकी स्टमक है, अब यहाँ पर जो भी फूड पार्टिकल प्रेजेंट है या यहाँ पर कोई भी ड्रग पार्टिकल प्रेजेंट है, तो वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि इनकी मूवमेंट बढ़ गई, इनकी मोटिलिटी बढ़ गई। तो हम ये कह रहे हैं कि पेट के खाली होने का टाइम घट गया, क्योंकि पहले पेट धीरे धीरे खाली होता था और अब मूवमेंट जल्दी होने की वजह से, पेट का मूवमेंट जल्दी होने की वजह से, गैस्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ने की वजह से अब पेट जल्दी जल्दी खाली हो रहा है। तो हम ये कहेंगे गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम जो है, पेट खाली करने का समय जो है घट चुका है। तो यहाँ पर लिया है कैथार्टिक, कैथार्टिक लेने से क्या हो रहा है, आपका जो गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम है वो घट चुका है। अब इसकी वजह से ड्रग के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आएगी। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन अल्टरनेशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जुड़ना था सैलिसाइलेट को फिनाइलब्यूटाजोन को। ये जो आपका सैलिसाइलेट है, ये जो आपका फिनाइलब्यूटाजोन है, ये रिसेप्टर से जुड़ नहीं पाए। क्यों नहीं जुड़ पाए, क्योंकि उसकी जगह आके जुड़ गया टॉलब्यूटामाइड। ऐसा क्यों हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं खड़ा हूं और मैंने दोनों दवाई एक साथ ले ली, ये आपकी टॉलब्यूटामाइड है और दूसरे नंबर की आपकी फिनाइलब्यूटाजोन है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि ये फिनाइलब्यूटाजोन जो है जुड़ नहीं पाया रिसेप्टर से, और ये जो आपका पहला वाला है टॉलब्यूटामाइड, ये जाके जुड़ गया। अभी जो टॉलब्यूटामाइड होता है ये एंटी डायबिटिक ड्रग होता है, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। तो आप देख सकते हैं बाउंड ड्रग में टॉलब्यूटामाइड है, मतलब आपके रिसेप्टर से कौन जुड़ा, टॉलब्यूटामाइड। जुड़ना किसको था, फिनाइलब्यूटाजोन को, पर वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया वहां से। तो फिनाइलब्यूटाजोन डिस्प्लेस हो गया और जुड़ गया टॉलब्यूटामाइड। और अगर टॉलब्यूटामाइड रिसेप्टर से जुड़ा है तो उसका एक्शन भी आएगा, उसका एक्शन है हाइपोग्लाइसेमिया। वैसे ही वारफेरिन जुड़ गया सेलिसाइलेट्स क्लोफाइब्रेट की जगह, तो हिमोरेज हो गया। थायोपेंटोन जुड़ गया तो प्रोलोंग एनेस्थीसिया हो गया। मेथोट्रेक्सेट जुड़ गया तो ए ग्रेनुलोसाइटोसिस हो गया। तो जुड़ना किसको था, जुड़ कौन गया और रिजल्ट क्या आया, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म में अल्टरेशन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई दवाई आपने ली, उस दवाई की वजह से क्या हुआ कि आपके एंजाइम हाइपर एक्टिव हो गए, ठीक है। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मैंने दो दवाई ली, एक ये वाली दवाई और एक ये वाली दवाई। अब ये वाली जो दवाई है वो तो मैंने काम के लिए ली और ये वाली दवाई किसी और काम के लिए ली, पर इस वाली दवाई ने क्या करा, मेरी बॉडी में गया और वहां पे जाके एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया। जब एंजाइम हाइपर एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये बेचारी जो दूसरी दवाई है जो अपना एक्शन करने वाली थी, अब ये भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो एंजाइम हाइपर एक्टिवेट हुए हैं वो एंजाइम इसको आके तोड़ देंगे, इसको मेटाबोलाइज कर देंगे, ठीक है। इस तरह से होता है। दूसरा, एक ऐसी दवाई भी होती है जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर दे। अब सपोज एंजाइम की एक्टिविटी कम हो गई तो मेरे बॉडी में ड्रग का अमाउंट बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि एंजाइम सही से काम नहीं करेगा तो ड्रग मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और ड्रग मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ड्रग जो है बॉडी से रिमूव नहीं होगा। तो दोनों ही केस में दिक्कत है। अगर एंजाइम ने कम काम करना कर दिया तो ड्रग का अमाउंट बढ़ जाएगा, ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाएगी बॉडी में, और अगर एंजाइम ने ज्यादा काम करना शुरू कर दिया तो ड्रग का एक्शन ही नहीं आएगा। तो एंजाइम ज्यादा काम भी करता है, एंजाइम कम काम भी करता है, और इसको कहते हैं एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इंडक्शन का मतलब है कि एंजाइम हाइपर एक्टिव हो गए, उस कंडीशन में ड्रग का असर नहीं आ रहा, और एंजाइम इनहिबिशन का मतलब है कि एंजाइम काम ही नहीं कर पा रहे। जब एंजाइम काम ही नहीं कर पाएंगे तो आपके ड्रग का अमाउंट बढ़ता जाएगा और टॉक्सिसिटी आना स्वाभाविक सी बात है। जैसे कि आपका जो ड्रग है उसके बाद आपको इंड्यूसिंग एजेंट दे रखा है, फिर आपको इफेक्ट दे रखा है। ये एग्जाम्पल है आपके इंडक्शन के। जैसे मान लीजिए एंजाइम इंड्यूस हो गया, ठीक है, आपने बारबिचूरेट्स लिया, आपने ग्लूथिमाइड लिया, इनकी वजह से क्या हुआ, बारबिचूरेट्स लेने की वजह से, ग्लूथिमाइड लेने की वजह से एंजाइम जो है बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गए। और अगर एंजाइम बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गए और अगर उस कंडीशन में आपने वारफेरिन लिया, वारफेरिन क्या होता है, एंटी कोगुलेंट होता है। एंटी कोगुलेंट एक्शन के लिए अगर आपने वारफेरिन लिया तो वारफेरिन सही से काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंजाइम बहुत ज्यादा एक्टिवेट है बारबिचूरेट्स की वजह से, ग्लूटाथिमाइड की वजह से। तो एंजाइम बहुत ज्यादा एक्टिवेट है तो इस वारफेरिन को काट देंगे, इस वारफेरिन को मेटाबोलाइज कर देंगे, जिसकी वजह से जो एंटी कोगुलेंट इफेक्ट आना चाहिए था वो नहीं आएगा, वो गिर जाएगा। और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एल्कोहल हो गया, फेनाइटोइन हो गया,
ये क्या करेंगे, ये आपके एंजाइम को इंड्यूस कर देंगे, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ा देंगे। और अगर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी तो टोल ब्यूटामाइड अगर आप ले रहे हैं, टोल ब्यूटामाइड क्यों लेते हैं, ताकि हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट आए। पर टोल ब्यूटामाइड काम ही नहीं करेगा क्योंकि एंजाइम उसको मेटाबॉलिज्म कर देगा, और एंजाइम से अगर उसका मेटाबॉलिज्म हो गया तो टोल ब्यूटामाइड का एक्शन भी नहीं आएगा, बहुत ही कम आएगा। तो यहाँ पे लिखा है डिक्रीज हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। वैसे ही अगर आपने ओरल कंट्रासेप्टिव लिया और आप बड़े खुश है कि अब तो बच्चा होगा ही नहीं क्योंकि मैंने तो खिला दिया ओरल कंट्रासेप्टिव, और अगर उसी टाइम गलती से फीमेल को ट्यूबरक्लोसिस है या कुछ भी है, ठीक है, उस कंडीशन में आपने रिफाम्पिसिन दे दिया और ओरल कंट्रासेप्टिव भी दे दिया, तो अगर ये दोनों ड्रग साथ में दे दी तो रिफाम्पिसिन की वजह से एंजाइम इंडक्शन होगा, और ये एंजाइम इंडक्शन होने की वजह से ओरल कंट्रासेप्टिव के सारे एक्शन खत्म हो जाएंगे, और ओरल कंट्रासेप्टिव अगर एक्शन खत्म हो जाएंगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। आप बोलोगे सर कैसे हो गया, क्योंकि ओरल कंट्रासेप्टिव का एक्शन ही खत्म हो गया। वो कैसे हो गया, क्योंकि आपने रिफाम्पिसिन दे दी, रिफाम्पिसिन देने से एंजाइम इंडक्शन हो गया, और एंजाइम इंडक्शन होने की वजह से ओरल कंट्रासेप्टिव काम करने बंद कर दिए, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो गई। वैसे ही इनहिबिशन के भी काफी सारे एग्जांपल है, आप देख सकते हैं आइसोनियाजेड, ठीक है, फिनोबार्बिटोन, फिनाइलब्यूटाजोन, ये सब क्या करते हैं, एंजाइम को रोक देते हैं। और अगर एंजाइम रुक जाएगा तो मान लीजिए मैंने ड्रग दी फिनाइटोइन, तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि एंजाइम जो था उसको तो पहले ही रोक चुके हैं, इन गलती की वजह से वो एंजाइम रुक चुका है। तो एंजाइम रुक गया और फिनाइटोइन अकेला शेयर रह गया यहाँ पे, वो मजे करेगा यहाँ पर। तो फिनाइटोइन बॉडी में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से फिनाइटोइन जो है टॉक्सिसिटी कोज करेगा। जैसे मान लीजिए आपने वारफेरिन और एलोप्यूरिनोल साथ में दे दिया, तो एलोप्यूरिनोल क्या करेगा, एंजाइम को रोक लेगा। जब एंजाइम रुक जाएगा तो वारफेरिन को रोकने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो वारफेरिन बॉडी में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो हीमोरेज हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद है आपका एस्क्रीशन अल्टरनेशन। तो आपको पता है कि जो आपकी ड्रग हाइड्रोफिलिक नेचर की होगी तभी आपकी ड्रग जो है बॉडी से रिमूव आउट होगी। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अगर आपकी ड्रग लिपोफिलिक है, जो कि लिपोफिलिक नेचर की होती ही है एब्जॉर्प्शन होने के लिए, तो उस लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन करेगा, लीवर करेगा। उसके बाद ये हाइड्रोफिलिक ड्रग जो है ये किडनी के थ्रू, यूरिन फॉर्मेशन के थ्रू बॉडी से निकलेगी। तो हो सकता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने की वजह से ऐसा ना हो, चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने की वजह से। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। कंपटीशन फॉर ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट, नेफ्रॉन जो होता है ना, चलो और पहले से समझाता हूँ। किडनी जो होती है ना, क्यों होती है सर, आपको पता है, मुझे भी पता है कि जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है ना उसको बॉडी से निकालने के लिए किडनी है। किडनी में भी कौन, नेफ्रॉन। किडनी में भी कौन, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट होता है। तो किडनी में भी कौन, नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के अंदर ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट होता है। तो आपकी हाइड्रोफिलिक ड्रग जो है ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट से होती हुई यूरिन फॉर्मेशन में जाती है। अब मान लीजिए दो ड्रग है, एक ड्रग ए है, एक ड्रग बी है, और दोनों में कंपटीशन है कि मैं पहले जाऊंगी ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट के पास, मैं पहले जाऊंगा ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट के पास। तो कोई एक जीतेगा, और जो जीतेगा ना वो दूसरे के जाने के इफेक्ट को खत्म कर देगा। यहां पर लिखा है कंपटीशन हो रहा है ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट के पास जाने के लिए दो ड्रग के बीच में। वो ड्रग जो आपने कॉन्करेंटली ली है, मतलब कि आपने साइमल्टेनियसली ली है, एक साथ अगर आपने दो ड्रग ली है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैंने एक साथ दो ड्रग लिए, इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है मेरे नेफ्रॉन के ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट तक पहुंचने के लिए। तो जो पहले पहुंचेगा वो दूसरे वाले के पहुंचने के इफेक्ट को कम कर देगा। अब एक बात बताओ, एक ड्रग तो पहुंच गया मतलब वो यूरिन फॉर्मेशन में गया और वो निकल जाएगा बॉडी से, दूसरा ड्रग नहीं पहुंच पाया, है ना। तो यही होता है। यहां पर देखो, प्राइमरी ड्रग कौन सा था, इंडोमेथासिन। कंपटीशन ड्रग कौन सा था, प्रोबेनिसिड। ठीक है, तो कंपटीशन ड्रग वाला जीत गया, ये आपका बेचारा प्राइमरी वाला रह गया। और जब प्राइमरी वाला रह गया तो इंडोमेथासिन की टॉक्सिसिटी होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इंडोमेथासिन रह गया। वैसे ही सेलिसाइलेट रह गया तो सेलिसाइलेट टॉक्सिसिटी हो गई। क्यों रह गया, क्योंकि इस कंडीशन में भी प्रोबेनिसिड जीत चुका है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए एक्सक्रीशन के। तो आप देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन सब कुछ अफेक्ट हो जाता है। साथ ही साथ फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन भी होते हैं, जैसे ड्रग हैविंग अपोजिट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। जैसे अगर एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे मैं खड़ा हूं, यहाँ पर दो दवाई है ए बी, ठीक है। अ पेशेंट मे बी यूज कोलिनर्जिक ड्रग लाइक पीलोकार्पिन। तो एक ड्रग तो क्या हो गई आपकी, पीलोकार्पिन।
ये हो गई आपकी पिलोकार्पिन, ठीक है, आई प्रॉब्लम के लिए। दूसरा, उसी टाइम आपके पेट में भी दिक्कत है, तो फॉर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपने ले लिया एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। तो अब क्या होगा, पिलोकार्पिन क्या है, पिलोकार्पिन एक कोलिनर्जिक ड्रग है और आपने पेट की समस्या के लिए एक एंटीकोलिनर्जिक भी ले लिया, तो आप कोलिनर्जिक भी ले रहे हो, एंटीकोलिनर्जिक भी ले रहे हो, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। आपको पता ही नहीं है, आपने अपनी आंखों के लिए तो पिलोकार्पिन ले लिया है ना, पिलोकार्पिन क्या है, एक कोलिनर्जिक, और आपने आपके पेट की समस्या के लिए एक वी कैन से एंटीकोलिनर्जिक एजेंट ले लिया। तो जब एंटीकोलिनर्जिक एजेंट भी ले लिया, कोलिनर्जिक एजेंट भी ले लिया, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। तो ये हो गया ड्रग सेविंग अपोजिट एक्शन, अपोजिट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अब कुछ का सेम हो जाता है, ए ड्रग है बी ड्रग है, दोनों का एक्शन सेम हो गया, तो ड्रग सेविंग सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। तो किसी का अपोजिट किसी का सिमिलर। सिमिलर में जैसे अगर मैं बात करूं, आपने लिया सीएनएस डिप्रेसेंट, जैसे बार्बिटूरेट्स ले लिया, एंटीहिस्टामिनिक ले लिया, नार्कोटिक्स ले लिया, ये सारे क्या होते हैं, सीएनएस को डिप्रेस करने वाले होते हैं। वहीं साथ में आपने अल्कोहल भी ले लिया, तो ये भी सीएनएस को डिप्रेस करता है, तो सीएनएस बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा, इंक्रीज सीएनएस डिप्रेशन। क्यों, क्योंकि ये वाले भी सीएनएस डिप्रेसेंट, जो लिया वो भी सीएनएस डिप्रेसेंट। जैसे आपने डिजिटेलिस ले लिया, साथ में प्रोपेनोलोल ले लिया, तो आपको एक्सेसिव हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अल्टरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये सब हम किस में पढ़ रहे हैं, ये सब हम पढ़ रहे हैं फार्माकोडायनेमिक में। काइनेटिक में तो हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। डायनेमिक में हम क्या पढ़ रहे हैं, ड्रग्स हैविंग सेम इफेक्ट, ड्रग्स हैविंग अपोजिट इफेक्ट, ठीक है। तो अपोजिट में तो हमने देखा कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक, और सेम इफेक्ट में हमने देखा जैसे अल्कोहल और सीएनएस डिप्रेसेंट, दोनों ही मिलके बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन करेंगे सीएनएस का। फिर आता है आपका अल्टरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेवल, तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट के लेवल का अल्टरेशन हुआ। जैसे डायूरेटिक्स ले रहे हैं, तो डायूरेटिक्स लूजिंग पोटेशियम, अब डायूरेटिक्स लेने की वजह से क्या हुआ, पोटेशियम आपकी बॉडी से चलता गया, और अगर आपकी बॉडी से पोटेशियम गया, जिसका सिंबल है के, अगर वो जाता जा रहा है जाता जा रहा है जाता जा रहा है, तो उसकी कमी की वजह से हो जाता है हाइपो। हाइपो का मतलब कम हो गया, के का मतलब पोटेशियम, तो हाइपोकेलेमिया हो गया। क्या हो गया, हाइपोकेलेमिया हो गया। ज्यादा डाईयूरेटिक लेने की वजह से पोटेशियम की कमी हो गई, पोटेशियम की कमी होने की वजह से हाइपोकेलेमिया हो गया। अब जब ये होता है तो आपका हार्ट जो है ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है डिजिटलिस को लेकर, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है डिजिटलिस डायूरेटिक इंड्यूस हाइपोकेलेमिया, तो डिजिटलिस की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, क्योंकि डिजिटलिस थोड़ा भी टॉक्सिसिटी कर सकता है, क्योंकि आपका हार्ट जो है डिजिटलिस के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो चुका है। क्यों, क्योंकि पोटेशियम की कमी हो गई है बॉडी में। फिर ड्रग इंटरेक्शन रिसेप्टर साइड की अगर मैं बात करूं, तो देखो सीधी सी बात है, जिस ड्रग की एफिनिटी ज्यादा होगी रिसेप्टर से, वही जाके जुड़ेगा। मेरा आप बच्चों से प्यार ज्यादा है, तो मैं आपके साथ ही आके कनेक्ट होऊंगा ना, तो जिसका जिससे इंटरेक्शन है वो उससे जाके जुड़ेगा। अब डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ड्रग ए वाली जो है बहुत सारी है और बी वाली कम है, तो कौन जल्दी जुड़ेगी, फटाफट फटाफट ए वाली जाके भाग जाएगी, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन पे डिपेंड करना है, कहीं ना कहीं अफिनिटी पे डिपेंड करता है ना। अब मेथड फॉर डिटेक्टिंग ड्रग इंटरेक्शन, तो सबसे पहला है स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट। स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी को भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन आया, तो जो भी प्रिस्क्राइबर था जिसने भी दवाई लिखी थी, प्रिस्क्राइबर सस्पेक्ट दैट अ कंडीशन अराइजिंग इन पेशेंट में बी ड्रग रिलेटेड। प्रिस्क्राइबर को पता लगना चाहिए कि हाँ ये कंडीशन तो ड्रग रिलेटेड हो सकती है। अगर उसे ऐसा लगा, ही देयरफॉर रिपोर्ट आइदर इन ए लेटर टू द मेडिकल जर्नल और टू द मैन्युफैक्चरर ऑफ द ड्रग। फिर वो रिपोर्ट करेगा किसको, मैन्युफैक्चरर ऑफ द ड्रग को, ड्रग के मैन्युफैक्चरर को रिपोर्ट करेगा कि आपकी ड्रग से पेशेंट में प्रॉब्लम आ रही है। बाय दिस मीन अदर प्रिस्क्राइबर आर अलर्ट टू पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रग डिजीज रिलेशनशिप। इसके माध्यम से उस डॉक्टर ने बता दिया कि भाई आप अभी इस ड्रग को प्रिस्क्राइब ना करें, क्योंकि इस ड्रग की वजह से प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है मार्केट में। स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग एजेंसीज आर सेटअप टू कलेक्ट सच केस रिपोर्ट। फिर वहां पे जो भी एजेंसी होती है स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट एजेंसी, वो आती है और उस केस को कलेक्ट करती है, जितनी भी रिपोर्ट्स होती है उसको कलेक्ट करती है, पेशेंट से पूछती है, सारा सब कुछ होता है। तो ये हो गया आपका सबसे पहला स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट।
उसके बाद है आपका रिकॉर्ड लिंकेज स्टडी। रिकॉर्ड लिंकेज मतलब कि देखो नाम से पता लग रहा है सारे रिकॉर्ड को जोड़कर एक निचोड़ निकालना, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ कोज ऑफ डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन आर रूटीनली कलेक्टेड एंड एनालाइज। अब जैसे मान लीजिए कोई दवाई है, उस दवाई ने एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो कर दिए, तो हमें कैसे पता लगेगा? हम हमारे पेशेंट को तो देख नहीं सकते, तो हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में कितने डेड हुए हैं, हॉस्पिटल में कितने नए केस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या उसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन का हाथ तो नहीं, क्या ये जो मर रहे हैं इसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन का हाथ तो नहीं। सारे रिकॉर्ड को मिलाकर हम पता करते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है कि रिकॉर्ड लिंकेज स्टडीज कैन बी यूज टू ग्रेट इफेक्ट इन द सर्च ऑफ ड्रग इंक्लूड डिजीज। कि ड्रग की वजह से कोई डिजीज तो नहीं हुई, उसको सर्च करने के लिए रिकॉर्ड लिंकेज बहुत जरूरी है। हमारे पास सारे रिकॉर्ड होने चाहिए, कितने एडमिट हुए, कितने मरे, सब कुछ। फिर आती है कोहर्ट स्टडी। कोहर्ट स्टडी में क्या करना होता है? जैसे मान लीजिए ये पेशेंट्स है, इनको आपने चॉइस ऑफ ड्रग दी, वो ड्रग जिसका आपको टेस्ट करना है। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना के टाइम पे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे ड्रग के ऊपर, हुए भी नहीं थे सही से, है ना। तो जो आपकी कोरोना की वैक्सीन है उनके सही से क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए थे और उनको सीधा ही पेशेंट्स को देना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वही करेंगे, कोहर्ट स्टडी करेंगे, जहाँ पर एक ग्रुप लेंगे हम बंदों का और वहां पर वो वाली दवाई हम देंगे जिसके ऊपर अभी क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं या फिर अभी क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं थोड़ा। दिस टाइप ऑफ स्टडी इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ए न्यू ड्रग। ये जो नई ड्रग है इसके शॉर्ट टर्म क्लिनिकल ट्रायल हम देख रहे हैं, बंदों को हमने दे दिया, फिर इन बंदों को पूरा ऑब्जर्व करेंगे हम क्या कर रहे हैं, इनमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा, कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं आ रही, ड्रग का ओवरडोज तो नहीं कर रहे। सारा सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे, सब कुछ रिकॉर्ड को मेंटेन भी करके रखेंगे, ठीक है। ये होती है कोहर्ट स्टडी। उसके बाद आता है केस कंट्रोल स्टडी, जो कि एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, नॉर्मल बंदा है, और यहाँ पर दूसरा बंदा खड़ा है, ये बंदा जो है 25 साल का है, तो जो दूसरा बंदा होता है वो भी 25 साल का होता है। ये मेल है तो इसको भी मेल होना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये सिगरेट पी रहा है, तो हमें ये देखना है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, क्या सिगरेट कैंसर कोजिंग एबिलिटी रखती है। तो हम कंपेयर करेंगे, एक वो बंदा लेंगे 25 साल का जो सिगरेट पीता है, एक वो बंदा लेंगे 25 साल का सेम सेक्स का, सेम वी कैन से जेंडर का, जो कि सिगरेट नहीं पीता, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सपोज वी वांट टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। क्या रिलेशनशिप है स्मोकिंग में और लंग कैंसर में? तो हमें क्या करना पड़ेगा? केसेस, इंडिविजुअल विथ लंग कैंसर, हमने उसको ले लिया जिसको लंग कैंसर है। कंट्रोल्स, इंडिविजुअल विदाउट लंग कैंसर, हमने उसको लिया जिसको लंग कैंसर नहीं है। फिर हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या रहेगा? हमारा रिसर्च क्वेश्चन रहेगा, क्या स्मोकिंग कैंसर करेगी? अगर करेगी तो कैसे करेगी, कितने टाइम में करेगी? तो ये जो स्टडीज होती है इसको बोलते हैं केस कंट्रोल स्टडी करना। उसके बाद यहाँ पर आपको रिपोर्ट कैसे करनी है एडवर्स ड्रग रिएक्शन की? सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को पता लगेगा, वो पेरिफेरल सेंटर्स में बताएंगे, रीजनल सेंटर्स को बताएंगे, फिर जोनल सेंटर तक बात जाएगी, फिर सीडीएस को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन तक बात जाएगी, फिर WHO तक बात जाएगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक, ठीक है। हाउ टू मैनेज एडवर्स ड्रग रिएक्शन? देखो सीधी सी बात है, अगर कोई बंदा डेली एक्सपोजर में है तो उसका डेली एक्सपोजर बंद कर दो। अगर किसी को ओवरडोज हो रहा है तो ओवरडोज बंद कर दो। पेशेंट को एजुकेट करो कि भाई ओवरडोज लेने से खतरा है। तो ये सारी चीजें तो आप कर सकते हो ना। लंबे टाइम तक दवाई को यूज मत करो, दवाई पे डिपेंडेंसी मत बनाओ, और डोज को रिड्यूस करो, विड्रॉल सिम्टम्स को हटाओ, और पेशेंट को एजुकेट करो, वर्कशॉप कंडक्ट करो, सेमिनार कंडक्ट करो, उनके बारे में बताओ, डोज ऑफ ड्रग को चेंज करो, दवाइयों को चेंज करके देखो, अमाउंट को चेंज करके देखो। ये सारी चीजें तो आप कर सकते हैं। तो ये है हाउ टू मैनेज एडीआर, और इससे पहले था एडीआर रिपोर्टिंग प्रोसेस। ये था आज का आपका लेक्चर, जहां पर हमने बहुत ही डिटेल स्टडी करी है एडवर्स ड्रग रिएक्शन की। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कम्युनिटी फार्मेसी को स्टार्ट करेंगे और खत्म करेंगे। एडवर्स ड्रग रिएक्शन के नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है। साथ ही साथ टेलीग्राम से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि कोर्स से रिलेटेड कोई भी कूपन कोड टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आते हैं। मीम्स, अपडेट्स, पोल्स, MCQ सब कुछ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आता है। टेलीग्राम की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक, एप्लीकेशन की लिंक, सभी की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके विजिट कर सकते हैं
और अगर गलती से वो लिंक काम नहीं करती है तो आप जाइए टेलीग्राम पे, आप जाइए इंस्टाग्राम पे, आप जाइए प्ले स्टोर पे और जाके सर्च कीजिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, आपको हम मिल जाएंगे। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।